नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियाँ जो कि जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था झारखंड की जो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं उसके क्रम में सोन नदी तथा उत्तरी कोयल नदी के बारे में। आज हम जानेंगे पुनपुन नदी, फल्गु नदी और अन्य आदि उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम अगर देखा जाए तो ये उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र, जो उत्तरी कोयल नदी जो है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसके उत्तर से होकर निकलती है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि पलामू से होकर निकलती है या फिर हजारीबाग के पठार से निकलती है। यानी कि ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से, पलामू क्षेत्र से, हजारीबाग के पठार से या उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है जहां से पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। फिर है कि इसका मुहाना, यानी कि पुनपुन नदी लास्ट में जाके किस नदी से मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिलती। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जितनी भी उत्तरवर्ती नदियां हैं वो उसका मुहाना जो होगा या तो गंगा नदी होगी या उसकी सहायक नदी होगी। तो ये जो पुनपुन नदी है इसका मुहाना है गंगा नदी। फिर है कि इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी की जो कुल लंबाई है वो है 200 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं धारदा तथा मोरहर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं पुनपुन नदी की, तो धारदा तथा मोरहर। फिर है इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र यानी कि ये निकलती तो जरूर है झारखंड से, लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो पलामू का थोड़ा बहुत एरिया होगा और मेनली ये बहती है बिहार में, यानी कि औरंगाबाद, गया, पटना ये सभी जो हैं इसके अपवाह क्षेत्र हैं। यानी यहाँ से इसका उद्गम स्थल है झारखंड के पलामू क्षेत्र से या उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से या फिर हजारीबाग के पठार से, और वहाँ से ये पलामू के कुछ एरिया से होते हुए फिर आगे बढ़ जाती है और सीधे बिहार में इन कर जाती है। और इसलिए जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो औरंगाबाद, गया और पटना माना जाता है। अब है इसका उपनाम। जो पुनपुन नदी है इसका उपनाम क्या है, तो इसे कीकट और बामागधी कहा जाता है। कीकट और बामागधी। कीकट नाम से आप शायद वाकिफ होंगे, आपको इसकी जानकारी होगी कि झारखंड को भी कीकट प्रदेश कहा गया है। तो कीकट प्रदेश क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ये कीकट नदी यहाँ बहती है, यहाँ से निकलती है, इसी वजह से कीकट प्रदेश नाम दिया गया है पुराणों में झारखंड को। अब है कि इसकी विशेषता क्या है, तो इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। ये जो पुनपुन नदी है इसकी विशेषता ये है कि इसे एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इसकी मान्यता, एक पवित्र नदी के रूप में इसको मान्यता दी गई है, ये इसकी विशेषता है। अब हम जानेंगे फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। आप ज़्यादातर नदियाँ आप देखिएगा कि पठार छोटा नागपुर के उत्तरी, चूँकि हम लोग उत्तरवर्ती नदियाँ पढ़ रहे हैं तो ये छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलती है। फिर है कि इसका मुहाना है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। ताल क्षेत्र बिहार का एक एरिया है जहाँ पे गंगा से बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो ये ताल क्षेत्र के निकट ही गंगा नदी में जाके मिल जाती है कौन सी नदी, तो फल्गु नदी। फिर इसकी सहायक धाराएं, यहाँ सहायक नदियाँ ना कह के यहाँ धाराएं जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इसकी धाराएं, ये जो है फल्गु नदी ये निरंजना के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका जो उद्गम क्षेत्र जहाँ से ये निकलती है निरंजना के नाम से जाना जाता है और जिसको लीलाजन कहा जाता है। चूंकि एक धारा इसकी ये निरंजना भी है इसलिए, और यही निरंजना उद्गम स्थल से, यानी पुराना नाम अगर फल्गु का कहा जाए या शुरुआती नाम कहा जाए तो ये निरंजना ही है, जहाँ से उद्गम होता है और वहाँ से थोड़े दूर आगे बढ़ती है तो ये निरंजना नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ के बिहार की ओर चली जाती है
तब इसे फल्गु के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जाने के बाद ये मोहना नदी से या मोहना धारा से मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक धाराएं हैं वो है निरंजना, जिसे लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही है मोहना। तो ये इसकी सहायक धाराएं हैं। अब हम जानेंगे फल्गु नदी के उपनाम के बारे में। इसका जो उपनाम है वो है अंतःसलीला। फल्गु नदी का जो उपनाम है वो क्या है, वो है अंतःसलीला। फिर आता है इसकी विशेषता। फल्गु नदी की विशेषता क्या है, तो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान करना होता है। और ये जो पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान करने हेतु लोग आते हैं, यानी फल्गु नदी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि पितृपक्ष में जब अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया जाता है उस समय लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं और इस नदी में स्नान भी करते हैं। तो बहुत बड़ी मान्यता है फल्गु नदी को लेकर। फिर है कि झारखंड में केवल उद्गम है और अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। झारखंड, अगर फल्गु नदी के बारे में भी देखा जाए तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, बाकी अफवाह जो है ज़्यादा अधिकतर अफवाह क्षेत्र जो है वो बिहार में ही पड़ता है। अब है इसका सकरी नदी। सकरी नदी जो है इसका उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो यह है उत्तरी छोटा नागपुर पठार में। और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। आप देखेंगे कि गंगा का ताल क्षेत्र वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आके गंगा से मिलती हैं। बिहार का एक एरिया है ये ताल क्षेत्र, और वहीं पे जाके जो सकरी नदी है वो भी गंगा के ताल क्षेत्र में जाके मिल जाती है। अब है इसकी सहायक नदियाँ। सकरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है किऊल और मोरहर। किऊल और मोरहर है सकरी नदी की सहायक नदियाँ। फिर इसका उपनाम क्या है, तो सकरी नदी का उपनाम है सुमागधी। सुमागधी इसे रामायण में कहा गया है। सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है रामायण में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपको एक नदी है, कौन सी, पुनपुन नदी। ये जो पुनपुन नदी है इसे बामागधी कहा गया है। पुनपुन नदी को बामागधी कहा गया है और सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन थोड़े से ध्यान देने से कंफ्यूजन जो है वो हट जाता है। अगर सकरी नदी है तो स से सकरी भी होता है और स से सुमागधी भी होता है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सकरी नदी को सुमागधी कहा जाता है और पुनपुन नदी को बामागधी कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सकरी नदी को रामायण में क्या कहा गया है, तो सुमागधी कहा गया। या ऐसा भी घुमा के पूछा जा सकता है कि सुमागधी सकरी नदी को सुमागधी कहाँ कहा गया, सकरी नदी को सुमागधी कब कहा गया है, तो रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सुमागधी किस नदी को कहा गया है, तो ये सकरी नदी को कहा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है, तो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात। यानी जो सकरी नदी है वो बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है और इसी वजह से ये कुख्यात है। मार्ग बदलने हेतु ये कुख्यात है सकरी नदी। अब आता है चानन नदी। इसका जो उद्गम है, चानन नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार यानी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। चानन नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। फिर इसका मुहाना है सकरी नदी, यानी ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से और जाके मिलती है सकरी नदी में। फिर इसका उपनाम है पंचाने और पंचानन। इसका उपनाम क्या है, पंचाने और पंचानन। बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो पंचानन इसका नाम था उसमें से घिसते हुए ये सिर्फ चानन बच गया है। अब है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, चूंकि इसका नाम ही है चानन, पंचाने, पंचानन, तो कुछ ना कुछ तो बात रहा ही होगा जिससे कि इसके ये नाम पड़े हैं। तो 5 धाराओं से मिलकर बनती है ये चानन नदी। चूंकि 5 धाराओं का मिलन है इस चानन नदी में, इसी वजह से इसे पंचानन कहा जाता है या पंचाने कहा जाता है। 5 नदियों या 5 धाराओं का मिलन है ये चानन नदी, और चूंकि सबसे बड़ी धारा इसकी पंचाने है इसलिए इसे चानन नदी भी कहा जाता है।
अब ये 5 धाराएं कौन कौन सी हैं? तो ये है पंचाने, घरांजे, तिलैया, पैमार और महाने। ये 5 धाराएं मिलके बनती है चानन नदी। अब हम जानेंगे बूढ़ा नदी के बारे में। बूढ़ा नदी जो है इसका उद्गम है महुआ टांड़ लातेहार। इसका उद्गम कहाँ है बूढ़ा नदी का? तो महुआ टांड़ लातेहार इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल में ये कहाँ मिलती है? तो सरेंदाग पाट के दक्षिण में जाने के बाद ये उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है, सरेंदाग पाट के दक्षिणी भाग में। फिर है कि इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो सिर्फ लातेहार क्षेत्र में बहती है बूढ़ा नदी। अब इसकी विशेषता क्या है? तो झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ का निर्माण करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात, जिसे कि हम लोग बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ के नाम से भी जानते हैं, तो इसी नदी पे इस जलप्रपात का निर्माण होता है, इसी नदी के द्वारा इस जलप्रपात का निर्माण होता है। अब आता है औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र है किस्को, जो कि लोहरदगा में है। किसको? लोहरदगा से उद्गम होता है किसका? तो औरंगा नदी। औरंगा नदी जिसे कि ऑरेंज रिवर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का ऑरेंज रिवर। फिर इसका मुहाना, निकली तो ये किसको? लोहरदगा से, और ये जाके मिलती कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी में। इसका मुहाना है उत्तरी कोयल नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। घाघरी, गोवा, नाला, धधारी और सुकरी नदियां जो हैं वो औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर इसका अपवाह क्षेत्र है लोहरदगा, लातेहार और पलामू। इसके 3 अपवाह क्षेत्र हैं, 3 जिले, लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिला। अब आता है अमानत नदी। अमानत नदी जो है इसका उद्गम है चतरा। ये चतरा जिले से निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चतरा जिले से निकलती है। इसका मुहाना है उत्तरी कोयल नदी। इसका मुहाना क्या हो गया? उत्तरी कोयल नदी। इसकी सहायक नदियों में आती हैं जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही और पाटन। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं अमानत नदी की जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही और पाटन, अमानत नदी की सहायक नदियां। अब इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो अपवाह क्षेत्र है चतरा, लातेहार और पलामू जिला। अपवाह क्षेत्र इसमें आ गया कौन कौन सा अमानत में? तो चतरा, लातेहार और पलामू जिला। तो ये थी कुछ उत्तरवर्ती नदियां झारखंड की, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।